नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि हरियाणा में मुख्य रूप से अलग अलग जगहों पर आज क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंचकुला में रोजगार भवन का आज उद्घाटन होने वाला है। रोजगार पोर्टल और मिस्त्री हरियाणा पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा होंगे। राज्य मंत्री अनूप धानक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो रोजगार पोर्टल और मिस्त्री हरियाणा का आज उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका उद्घाटन करेंगे। कई मंत्री मौजूद होंगे। पंचकुला में रोजगार भवन का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री मुख्य रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचेंगे। राज्य मंत्री अनूप धानक भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ और भी कई नेता पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी शिरकत करने वाले हैं कार्यक्रम में। और चंडीगढ़ से विपिन परमार इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी है कार्यक्रम को लेकर? देखिए जय, पंचकुला के सेक्टर 14 में ये नया रोजगार भवन जो है वो मिलने जा रहा है और ऐसे में इसी के साथ साथ दो नए पोर्टल्स का उद्घाटन भी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया जाएगा। रोजगार पोर्टल के साथ साथ हरियाणा मिस्ट्री पोर्टल जो है उसका भी उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यहाँ पर सेक्टर 14 पंचकुला में करते नजर आएंगे। इसी के साथ साथ अगर बात करें उपस्थितियों की, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो तमाम कई बड़े नाम जो है आज के इस समारोह में जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जहां पर जो है इतनी प्रदेश सरकार या फिर केंद्र के जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो यहां पर शिरकत करती नजर आएंगी। इस कड़ी में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इसी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और इसी के साथ साथ जो मूलचंद शर्मा इत्यादि कई ऐसे मंत्री हैं जो कि आज के इस कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करते नजर आएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब, क्योंकि कल मुख्यमंत्री का एक बयान भी आया था कि कोविड-19 हरियाणा के लिए एक अवसर की तरह भी रहा है, क्योंकि कई तरह के ऐसे निवेश घराने हैं या फिर ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने निवेश के लिए जो है वो हरियाणा को चुना है। तो ऐसी परिस्थितियों में रोजगार भवन जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, जिस तरह से पलायन देखने को मिला प्रवासी मजदूरों का, उसके बाद से अगर बात करें लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए रोजगार भवन होगा। हरियाणा मिस्ट्री पोर्टल ये पहली तरह की एक नया पहल है जो कि इस तरह से जो है पहली बार हरियाणा प्रदेश में की जा रही है। और इस परिस्थिति में जब सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत है अलग अलग घरानों को, उद्योगों को, ऐसी परिस्थितियों में रोजगार भवन के साथ साथ रोजगार पोर्टल और साथ साथ मिस्ट्री हरियाणा पोर्टल जो है ये काफी अहम भूमिका निभाता जो है वो नजर आएगा। जी बिल्कुल। और विपिन, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त में, कोरोना काल के वक्त में जितने लोगों के रोजगार की दिक्कतें हैं वो कम से कम इस पोर्टल से दूर हो सकती हैं। सरकार ने इसको मद्देनजर रखते हुए कोशिश की है, एक पहल कि उन लोगों को थोड़ी सुविधा मिल सके जो इस वक्त रोजगार ना होने की वजह से जूझ रहे हैं। देखिए सही सी बात है, लाजमी सी बात है। और कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम एक सेंट्रलाइज डेटा कहीं ना कहीं तैयार करने का प्रयास भी जो है वो किया जाएगा। रोजगार भवन का मतलब कहीं ना एक ऐसी इमारत, एक ऐसी जगह जहां पर जो है चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के डेटाज की बात हो या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात हो, तमाम तरह की प्रक्रियाएं जो है वो फॉलो की जाएंगी। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां कोविड-19 के बाद चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे स्किल्ड लेबर को लेकर हो, मैन पावर को लेकर हो, देखने को मिली उद्योगों में, अलग अलग सेक्टर्स में, उनको कहीं ना कहीं पूर्ति करने के लिए जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जो है एक नई तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो तैयार करने का प्रयास जो है हरियाणा सरकार की ओर से किया जा रहा है। और इसी कड़ी में रोजगार पोर्टल के साथ साथ जो है वो आज हरियाणा मिस्ट्री पोर्टल जो है वो भी उसकी उद्घाटन, उसका लॉन्च भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया विपिन, जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अनलॉक 2.0 के बाद बस चलाए जाने की भी तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है। दोबारा बसें चलेंगी जिसकी सुविधा आपको मिल सकती है। दोबारा से बसों को चलाने की तैयारी चल रही है। परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने अंतर्राज्यीय आवागमन को छूट दे दी है और इसी कड़ी में अब कोशिश हो रही है कि बसों को चलाने की जो तैयारी है उसे और तेज करे सरकार। परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल भी शुरू कर दी है। अब आपको बस की सुविधा मिल सकती है क्योंकि अनलॉक 2.0 के बाद ये एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि तमाम नियम और शर्तों का भी आपको पालन करना होगा।
बस में सफर करने के लिए, जैसे कि कई राज्यों में जहां पर बसें चलाई जा रही हैं वहां पर नियम है, वहां पर शर्त है जिसे आपको फॉलो करना है। कर्मचारी जो बस में कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उनके लिए भी अलग से नियम लागू किए गए हैं। तो जब सरकार की तरफ से आवागमन में छूट दी जा रही है तो कोशिश यही होगी कि लोगों की सहूलियत के साथ ही उनकी सुरक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां हों। और एक बार फिर से रोडवेज की बसें घूमती हुई दिखाई देंगी सड़कों पर, आप इसकी सुविधा ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो तमाम तैयारियां हैं उस पर सरकार का फोकस है, क्योंकि सुरक्षित भी रखना है लोगों को। अगर जो लोग इसमें सफर करते हैं वो सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा को देखते हुए तमाम तैयारियां चल रही हैं। और अलग अलग राज्य, जो कि जैसे कि पंजाब राज्य से बात हुई है, पंजाब सरकार से बातचीत की गई है और पंजाब की तरफ से अंतर्राज्यीय बसों को छूट दे दी गई है, आवागमन की सुविधा दी गई है। और ऐसे में अब सरकार की तरफ से इस पर बड़ी पहल की जा रही है। फिर से रोडवेज का पहिया घूमेगा, सड़कों पर बसें दिखाई देंगी और आप इसमें सफर कर सकते हैं। आपके लिए ये सुविधा होगी, लेकिन इसके साथ जो नियम होंगे उसका भी पालन आपको करना होगा। तो अनलॉक 2.0 के बाद एक सरकार की तरफ से पहल की जा रही है और इसी बीच रोडवेज की बसों के लिए सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। एक बार फिर से रोडवेज का पहिया घूमने जा रहा है, इसके लिए तैयारी चल रही है। बहुत ही जल्द इस बात की जानकारी दे दी जाएगी कि आपको बसों की सुविधा कब से मिलेगी। और पंजाब की तरफ से अंतर्राज्यीय बसों को छूट दी गई है, इसको लेकर सरकार ने बात भी की थी। हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार की बातचीत हो चुकी है। तालमेल के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि रोडवेज की बसों को सरकार चलाएगी। ऐसे में लोगों की सुरक्षा भी सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की होगी। और यमुनानगर से इस वक्त देवीदास शारदा मौजूद हैं, सोनीपत से सनी मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, जब रोडवेज की बसें चलेंगी कितनी सहूलियत लोगों को मिल पाएगी, क्या तरीके की सुविधाएं मिल सकती हैं, कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा, कोई अपडेट इसको लेकर अब तक मिल रही हो? जिस तरह से हरियाणा सरकार ने अन्य राज्यों के साथ तालमेल बिठाना शुरू किया कि हम जो अपनी जो बसें हैं वो चलाएंगे और जो उनकी बसों को, अन्य राज्यों की जो बसों को हरियाणा में आने की जो छूट है वो दी जाएगी। सोनीपत से अगर जब हम बात करें, लगभग अभी तक जो 30 बसें हैं वो चल रही हैं अलग अलग रूटों पर। हालांकि सोनीपत से दिल्ली नहीं बसें जा रही हैं, चंडीगढ़ बसें नहीं जा रही हैं, अन्य राज्यों में बसें नहीं जा रही हैं, लेकिन जो लोकल रूट हैं जैसे सोनीपत से पानीपत, गोहाना, रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला तक जो बसें हैं वो जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद संस्थान प्रबंधक देवेंद्र जी मौजूद हैं। सर, अभी तक जो बसें हैं वो कहाँ जा रही है और आने वाले समय में कहाँ बसें चलेंगी? अभी तो जी रोहतक, गोहाना, बड़ौद, पानीपत, पंचकुला और दिल्ली बॉर्डर तक जा रही है। सर, किस तरह की जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं सोनीपत बस अड्डे से? व्यवस्था ये है जी, यहाँ से बस आएगी, अंदर से सैनिटाइज होगा, सफाई होगी, यहाँ यात्रियों की और स्क्रीन होगी। उसके बाद 35 सवारी, 30 सवारी, लॉन्ग रूट पर 30 और लोकल में 35 बैठा गए। अब हरियाणा सरकार ने जैसे पंजाब से जो बसें हैं वो चलाने की जो शुरुआत करने जा रही है, क्योंकि तालमेल बनाया जा रहा है पंजाब सरकार से, हिमाचल सरकार से, लेकिन अभी तक जो किस तरह से आप देखते हो, किस तरह की जो व्यवस्थाएं अब रोडवेज जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनकी सहूलियत के लिए की जाएंगी, क्योंकि कोरोना से ही बचना है और हरियाणा रोडवेज को घाटे से भी उबारना है? तो ऐसे है जी, अगर ये तालमेल हो गया तो सवारी बहुत ज़्यादा निकलेंगी और कंडक्टर ड्राइवर के लिए सेफ्टी है, ये 30-35 सवारी होंगी सीटिंग होने के बाद। अभी तक सोनीपत से कहाँ कितने रूटों पर बस चल रही है और कितनी बसें चल रही हैं? ये चल रही जी 29-30 तो मोटर रूट पे हैं और 17 गाड़ी कंपनियों में। जया, ये सोनीपत संस्थान प्रबंधन थे देवेंद्र, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बसें हैं वो चल रही हैं, लेकिन 30 से 35 जो बसें हैं वही चल रही हैं, जो लोकल रूट्स हैं उन पर चल रही हैं, लेकिन जैसे ही सरकार का आदेश आएगा अन्य रूटों पर भी बसें हैं वो चलाई जाएंगी, जो सहूलियत है वो यात्रियों को दी जाएंगी। जी जया। सनी, बने रहिए आप हमारे साथ। देवीदास भी लगातार मौजूद हैं। देवी, किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि रोडवेज की बसें दोबारा चलने वाली हैं, ऐसे में जनता के लिए सहूलियत तो हो, साथ ही साथ
सुरक्षा भी देखनी है, चाहे वो बस हो, चाहे बस के ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, या फिर जो उसमें बैठे हुए लोग हो। कैसी सुविधाएं उन्हें मिल सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सामान्य दौर से ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम होंगे बसों में। जी बिल्कुल, जैसे यमुनानगर खड़े यहाँ पर जो स्टेट की बसों की बात करी जाए तो एक बार परिवहन मंत्री का बयान जरूर आया था कि 15 जुलाई से बसें चलेंगी, लेकिन आज यमुनानगर से किसी भी तरह की जो अंतर राज्य अभी बस नहीं जा रही है। तो जो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है संस्थान के यहाँ पर सुपरवाइजर अमर सिंह बकाना। ये बताएंगे कि क्या क्या इनके पास जानकारी है, कहाँ बसें जा रही हैं और कितनी तादाद में जा रही, क्या सुरक्षा है। सर पहले धन्यवाद आपका यमुनानगर बस स्टैंड पहुंचने पर। देखिए, कुछ दिन पहले अपने परिवहन मंत्री जी का बयान तो पेपर में आया था कि हम इंटर स्टेट बसें चलाएंगे और बसों की बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से कोई ऐसा रिटर्न में कोई आदेश नहीं आए कि जिससे बसों की बढ़ोतरी की जाए और इंटर स्टेट बसें चलाई जाएँ। जैसे पहले बसें चल रही थी वैसे ही 7-8 जिलों में वैसे ही हमारी बसें चल रही हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ है कि पहले भी सरकार की हिदायत है कि जिस रूट पे ज़्यादा सवारी होगी उस रूट पे हम बसों की बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा रिटर्न में सरकार के या विभाग के कोई ऐसे आदेश हेडक्वार्टर में नहीं है कि जिससे इंटर स्टेट बसें भेजी जाएँ। जब सुरक्षा की बात करें, कितने यात्री जाते, क्या मेरे सुबह कितने बजे चलाते, शाम तक बसें चलती? देखिए, बसों की सुरक्षा की बात है और सवारियों की बात है, कितनी बस में कितनी सवारी उठानी है। सरकार की हिदायत के अनुसार कम से कम जिस रूट पे बस 20 सवारी होगी हम उस रूट के ऊपर बस भेज देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 और 35 सवारियों के बीच में ही हम जो है ना सरकार की हिदायत के अनुसार सवारी बिठाते हैं। उससे ज़्यादा सवारी नहीं बिठाते। सरकार की हिदायत भी है और उसमें जो है ना, जो आज ये पूरे विश्व के अंदर महामारी फैली हुई है, इससे बचाव भी है कि 35 सवारी और 30 और 35 सवारी के बीच में ही बिठाई जाए, और उसी के हम पालन भी कर रहे हैं। और 30 या 35 सवारी से हम बस में ज़्यादा सवारी नहीं बिठाते। अगर किसी रूट पे अगर सवारी ज़्यादा होती है तो उस पर हम दूसरी गाड़ी भेज देते हैं। तो समय की बात है, सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम के 5:45 बजे तक हमारी गाड़ियाँ जो है ना निरंतर रूटों पर चलती रहती हैं। 7-8 जिलों में हमारी बसें जा रही हैं। यमुनानगर से पानीपत जा रही है, यमुनानगर से कैथल जा रही है, यमुनानगर से करनाल जा रही है, और यमुनानगर से जो है ना इधर अम्बाड़ा, यमुनानगर से पंचकूला, इन रूटों पे गाड़ियाँ हमारी निरंतर चल रही हैं। दिन में 10-12 घंटे चलती हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है ना गाड़ियाँ जिस प्रकार की सवारी होती है, जैसी भी जिस रूट पे सवारी जो होती है उसी रूट पे उसी हिसाब से हम गाड़ियाँ निरंतर चला रहे हैं। किसी बहुत दूसरे जिलों से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, करनाल से भी आती है, पानीपत से भी आती है, हिसार से भी 2 गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, और पंचकूले से भी गाड़ियाँ आती हैं। पंचकूले की गाड़ी नाइट भी करती है, वो सुबह जो है 7 बजे चलती है यहाँ से, और 11:30 बजे भी जाती है, और दिन में भी जो है वो पंचकूले से आ रही है गाड़ी। हमारी जो है 13 गाड़ियाँ नाइट भी कर रही हैं। 10 जो है लोकल रूट हैं, जैसे यमुनानगर से रणजीतपुर है, यमुनानगर से वाया पापड़ी सठोरा है, यमुनानगर से भूड़कला है, यमुनानगर से डाकपुर है, यमुनानगर से सलेमपुर कोई है, यमुनानगर से गढ़ी बीरबल है, यमुनानगर से हरदौर है, रणछप्पर है। जो है जो लोकल रूट पे भी जो है ना सरकार की हिदायत के अनुसार जो है ना गाड़ियाँ नाइट भी कर रही हैं, और दिन में जो है ना 2 चक्कर भी लगाती हैं। उनमें जो है सवारी के हिसाब से जो है जिस रूट पे सवारी होती है हम उसी रूट उस हिसाब से जो है ना बस को भेज देते हैं। थर्मल स्कैनिंग भी की जाती है, कोई बीमार आदमी ना आ जाए। थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। यहाँ हमारे पास 8 सब इंस्पेक्टर बस स्टैंड पे लगे हुए हैं, और वो जो है तो जो स्क्रीनिंग करते रहते हैं। तो बस के चलिए देवी, बने रहिए आप हमारे साथ। और जैसा कि आप बातचीत कर रहे हैं, ये तो पता चल रहा है कि सरकार की तरफ से तैयारी के साथ ही साथ लोगों की सुरक्षा के भी भरपूर इंतजाम है। सनी, अभी तक जहां पे जैसे कि आपने बताया कि कई जगहों पर बसें चल रही हैं, और अगर वहां से जो लोग सफर कर रहे हैं उनका क्या कहना है, वो इंतजाम को कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त लोग डरे भी हुए हैं, क्योंकि सफर लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं वो संक्रमित ना हो जाए। जी जया, जिस तरह से आपने सही फरमाया कि लोग डर रहे हैं, जो सवारियां हैं वो गंतव्य तक जाना चाहती है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का डर है, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई भी वैक्सीन है वो देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी नहीं आ पाई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर है
कि कहीं वो संक्रमित ना हो जाए, इसलिए वो डर रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको तस्वीरें सोनीपत बस स्टैंड की दिखाना चाहूँगा जया, कि जो यहाँ पर जो लोगों का जो यात्रियों का जो आवागमन है वो जारी है। उसके अलावा यहाँ पर जो गोलधारे हैं वो बनाए गए हैं ताकि जो यात्री हैं वो इन गोलधारों में खड़े रहें और टिकट ले। और उसके साथ साथ तस्वीरें हैं ये सोनीपत बस स्टैंड की, आप देख पा रहे हो जया, कि यहाँ पर जो यात्री हैं वो पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, लेकिन बसें हैं वो कम चल रही हैं, तो यह इनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सोनीपत जो रोडवेज प्रबंधन है वो साफ तौर पर कह चुका है कि जब तक सरकार के आदेश नहीं आएंगे वो अन्य स्टेट्स में बसें हैं वो नहीं चलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो लोकल रूट्स हैं जैसे सोनीपत से गोहाना या फिर ग्रामीण अंचलों के जो रूट हैं वहाँ पर जो बसें हैं वो निरंतर चलाई जा रही है। उसके अलावा पंचकुला तक लेकिन बसें हैं वो चलाई जा रही है। लेकिन अंतर्राज्यीय जो अन्य राज्यों में जो सवारी जाना चाहती हैं वहाँ उनको जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं अब तो देखना सोनीपत ये बॉर्डर होगा पर कि ही जब बसें सवारियों को चलेंगी उतार दिया जाता है और वहाँ तो इंटर स्टेट बसें चलेंगी तो किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब खबर पलवल से है। पीटीआई टीचर्स के समर्थन में उतरी खाप पंचायत। टीचर्स के समर्थन में होगी पंचायत। 29 दिनों से विरोध प्रदर्शन पर पीटीआई टीचर्स हैं। नौकरी बहाली की मांग को लेकर लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। सत्ता पक्ष के विधायकों को ज्ञापन सौंपने के बाद विपक्ष के भी नेताओं को ज्ञापन सौंपा गया। विपक्ष के विधायकों को ज्ञापन सौंपते हुए इस बात की कोशिश की गई कि वो पैरवी करे सरकार से कि उनकी नौकरी बहाली की बात की जाए। लेकिन अब खाप पंचायत लगाई जाएगी। अब पंचायत की तरफ से इस पर क्या फैसला होता है देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज होगा जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की जानकारी दी है और मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी देते हुए बच्चों के लिए बधाई भी दी है। वेबसाइट पे जाकर बच्चे रिजल्ट देख सकते हैं। सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज जारी होगा। इससे पहले 12वीं का परिणाम घोषित किया जा चुका है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार देखेंगे देश प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। Achieve ambition,